गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं चंद्रगुप्त नाटक के साथ। चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक हम लोग देख रहे हैं। चतुर्थ अंक का ये 8वां दृश्य है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8वां दृश्य एक रास्ते का है जहाँ पर चंद्रगुप्त और उनके सैनिक हैं। तो चंद्रगुप्त बोलते हैं सैनिकों से कि पंचनद का नायक कहाँ है। ये जो पंचनद है उसका नायक कहाँ है। तो एक सैनिक बोलता है वह आ रहे हैं देव, आ रहे हैं देव। तो नायक का प्रवेश होता है, जो पंचनद का नायक है वो आ जाता है। तो नायक बोलता है कि जय हो देव, जय हो। तो चंद्रगुप्त बोलता है कि नायक सिंहरण कहाँ है। तो नायक विनम्र होकर के एक पत्र दे देता है उनको। जब वो पूछते हैं कि सिंहरण कहाँ है तो बड़ी विनम्रता के साथ वो एक पत्र देता है और पत्र पढ़कर उसे चंद्रगुप्त फाड़ देते हैं। और फाड़ते हुए बोल रहे हैं चंद्रगुप्त कि सिंहरण इस प्रतीक्षा में है कि कोई बलाधिकृत जाए तो वे अपना अधिकार सौंप दे। नायक तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते। बोलो चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो। बोलो चंद्रगुप्त के नाम पर तुम प्राण दे सकते हो। मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है, मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो उसके नाम का जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगल गान है। आज से मैं ही बलाधिकृत हूं, मैं आज सम्राट नहीं सैनिक हूं। चिंता क्या, सिंहरण और गुरुदेव न साथ दे तो डर क्या। सैनिकों डरो मत, चाहे सिंहरण साथ दे या न दे, या गुरुदेव साथ दें या न दे। सैनिकों डरो मत, सुन लो आज से मैं केवल सेनापति हूं, आज से मैं केवल सेनापति हूं, राजा नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं हूं। जाओ यह लो मुद्रा और सिंहरण को छुट्टी दो, यह लो मुद्रा और सिंहरण को छुट्टी दे दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंहरण चंद्रगुप्त कायर नहीं है, जाओ। और सिंहरण से कह देना कि तुम दूर खड़े होकर के देख लो, मत लड़ना मेरी ओर से युद्ध, मत मेरी सहायता करो। तुम दूर खड़े होकर के देख लेना चंद्रगुप्त कायर नहीं है। और कहता है कि जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है ठहरो, आंबिक की क्या लीला है। आंबिक के भी बारे में बताओ थोड़ा, आंबिक की क्या लीला है। नायक कहता है आंबिक ने यवनों से कहा है, नायक कहता है कि आंबिक ने यवनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, ग्रीक सेना मेरे राज्य से जा सकती है, मेरे राज्य से होकर के वो जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा। लेकिन युद्ध के लिए मैं कोई सैनिक नहीं दूंगा क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त कहता है और वह कर ही क्या सकता है, और वह कर ही क्या सकता है, कायर कहीं का, कायर है आंबिक। अच्छा जाओ, देखो वितस्ता के उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचना चाहिए। कह रहा है कि जाओ जल्दी और देखो हम लोगों को जो है वितस्ता नदी के उस पार बहुत जल्द यानी शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो, तुम सेना लेकर के मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान होता है। एक सैनिक आता है और बोलता है मुझे क्या आज्ञा है, मगध जाना होगा। कह रहा है कि मुझे क्या आज्ञा है, क्या मुझे मगध जाना होगा। चंद्रगुप्त कहता है आर्य सक्टार को पत्र देना। कह रहा है कि जब मगध जा रहे हो तो आर्य सक्टार को तुम क्या करना, पत्र देना और सब समाचार सुना देना, और सारा समाचार जो है उनको सुना देना। मैंने लिख तो दिया है इस पत्र में, लेकिन तुम भी बता देना, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और शस्त्र तथा अन्न चाहिए। इस समय मुझे सैनिक भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए और अन्न भी चाहिए। ठीक है, दोनों भिजवाएं। देश में डांडी फेर दे
कि आर्यवर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है सैनिक है, और जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है। जाओ। और कह रहे हैं कि आर्यवर्त में समाचार फैला दें, डांडी फेर दें, मतलब समाचार फैला दें, सबको ये सूचित करा दें कि जो शस्त्र ग्रहण करता है, जो शस्त्र चलाना जानता है, समर्थ है शस्त्र चलाने में, वो सैनिक है। आज आर्यवर्त का वो क्या है? सैनिक है। और उनके पास जितनी संपत्ति है वो युद्ध विभाग की है। ये जो है चारों ओर नगर में, आर्यवर्त में ये सूचना फैला दें, ये बात भी उनसे कह देना। सैनिक प्रस्थान करता है। दूसरा सैनिक बोलता है, शिविर आज कहाँ रहेगा देव? दूसरा सैनिक आता है और बोलता है कि ठीक है, शिविर आज कहाँ रहेगा, कहाँ हम लोग शिविर बनाए आज? चंद्रगुप्त कहता है, अश्व की पीठ पर सैनिक। जब दूसरा सैनिक पूछता है कि आज शिविर कहाँ रहेगा देव, तो चंद्रगुप्त कहता है, अश्व की पीठ पर सैनिक, कुछ खिला दो और अश्व बदलो, कुछ खिलाओ उनको और घोड़ों को बदलो। यानी आज का शिविर हम लोगों का घोड़ों के पीठ पर होगी, एक क्षण विश्राम नहीं होगा, क्षण भर के लिए विश्राम नहीं। हाँ, ठहरो तो सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिए गए हैं। दूसरा सैनिक, हाँ देव भेज दिए गए हैं। तो चंद्रगुप्त कहता है, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूं, अब मैं बिजली से भी तेज गति से पहुंच जाना चाहता हूं। चलो शीघ्र प्रस्तुत हो, जल्दी करो, तुम भी प्रस्तुत हो जाओ। और सभी का प्रस्थान होता है, सभी पहुंचते हैं। चंद्रगुप्त आकाश की ओर देखकर बोलता है, अदृष्ट खेल न करना। चंद्रगुप्त मरण से अधिक भयानक को आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चिर सहचर है। और हंसते हुए प्रस्थान करता है। नवा दृश्य जो है यवनों के शिविर का है, ग्रीक शिविर का है। वहाँ कार्नेलिया है। कार्नेलिया कहती है एलिस उसकी सहेली है। तो कार्नेलिया एलिस से कहती है, एलिस यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य ने मेरी तन्मयता में एक स्मृति सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के नाच से शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदय होने लगे हैं। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की किलो से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। यह कहाँ जाएगा एलिस? अर्थात युद्ध होने वाला है, दोनों ओर से सेनाएं जो है अपना अपना शिविर लगा करके लड़ाई की ओर अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी चिंता में जो है कार्नेलिया कहती है कि अब जो है बहुत कम समय बचा है, ठीक है, धीरे धीरे जो है अपनी अपनी राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए तलवारें ढाल लेकर के नक्षत्रों के माध्यम से कह रही है, तारों के माध्यम से कह रही है, पर उसका सेंस जो है यहाँ के सैनिकों से है कि वो सैनिक जो है एक एक टिप टाप जो है अब इधर ही आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हलचल हो रही है। तो एलिस कहती है कि अपने प्रिय के पास। कह रहा है, यह कहाँ जाएगा एलिस? कार्नेलिया ने प्रश्न रख दिया। तो एलिस कहती है, कहाँ जाएगा? अपने प्रिय के पास जाएगा, जो उसे प्रिय होगा उसी के पास जाएगा। कार्नेलिया, दूर, तुझे तो प्रेम ही प्रेम सूझता है, चल दूर रह, तुझे तो केवल प्रेम ही प्रेम सूझता है और तो कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी दासी का प्रवेश होता है। दासी बोलती है, राजकुमारी, एक स्त्री बंदी होकर आई है। कि हे राजकुमारी, एक स्त्री को बंदी बनाया गया है, वो बंदी होकर यहाँ आई है। कार्नेलिया आश्चर्य से, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान होता है और सुवासिनी का प्रवेश होता है। कार्नेलिया पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? सुवासिनी कहती है, मेरा नाम सुवासिनी है। मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई। वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हूँ। मैंने सोचा कि जिसको मैं खोज रही हूँ कदाचित वह भी आप ही के यहाँ बंदी हूँ। कार्नेलिया कहती है, उसका नाम बताओ। सुवासिनी कहती है कि राक्षस, उसका नाम राक्षस है। कार्नेलिया कहते, ओहो, तुमने उससे ब्याह कर लिया है क्या?
तब तो तुम सचमुच अभागिनी हो। अगर यदि तुम उससे ब्याह कर ली हो तो तुम सचमुच अभागिनी हो। सुहासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला है। क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कार्नेलिया कहती है, बैठो बैठो, बताओ तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? झटपट बोलो, सखी बनना चाहोगी या बंदी? सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूं, सखी हो जाऊं तो अहो भाग्य हमारे, उस और अच्छा हो जाएगा। कार्नेलिया, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह न करोगी। अगर मेरी सखी बनना चाहती हो तो तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरी अनुमति के बिना तुम अपना ब्याह न करोगी। सुहासिनी कहती है, स्वीकार है। कार्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो और बताओ तुम विवाहित स्त्रियों को क्या समझती हो? सुहासिनी कहती है, धनियों के प्रमोद का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष, कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी कुतर दी गई, माली के मन से संवरे हुए गोल मटोल खड़े रही। कार्नेलिया, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस? अच्छा, यवन और प्रेम को क्या समझती हो? यवन के बारे में क्या समझती हो और प्रेम के बारे में क्या समझती हो? सुहासिनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर बसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियां हरी भरी हो जाती है। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है, राजकुमारी। फिर उसी प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरंद सी उसमें छिपी रहती है। कार्नेलिया उसे गले लगा लेती है, सुहासिनी को गले लगा लेती है और कहती है, आह सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो और जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी खूब पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह दे कि मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया है, जा बोल दे। एलिस का प्रस्थान होता है। सुहासिनी बोलती है, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है। एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो? सुहासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है, वही स्त्री जीवन का जो सत्य है वही कहती हूं कि मैं नहीं जानती। वह दूसरे को धोखा देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रख कर उसे कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत के तान सौंदर्य के रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। अर्थात सुहासिनी जो है, कार्नेलिया का जो प्रेम है, जो उसकी पुरानी यादें हैं चंद्रगुप्त को लेकर के, उसी को वो ताजा कर रही है, उसको जो और भड़का रही है, अपना कार्य जारी कर दी है, जिसके लिए चाणक्य ने सुहासिनी को यहाँ भेजा है। उस कार्य में सुहासिनी जो है लग चुकी है। कार्नेलिया कहती है, सखी, मदिरा की प्याली में तुम स्वप्नसी लहरों को मत आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है। मुझे याद आ रही है, और ये जो स्मृति है, जो ये यादें हैं, ये बड़ी निष्ठुर हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार तब तो ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो ये जो संसार है ये तो ज्वालामुखी है। और तभी सेलूकस का प्रवेश होता है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंस है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया ने ये कथन कहा है। तो सेलूकस का प्रवेश होता है। सेलूकस बोलता है, तो बेटी तुमने इसे अपने पास रख ही लिया। कह रहा कि तो बेटी तुमने इसे अपने ही पास रख लिया, मन बहलेगा, चलो अच्छा है। मैं भी इसी समय जा रहा हूं, कल ही आक्रमण होगा। मैं भी अब इसी समय निकलने वाला हूं, रात्रि में ही, और कल ही जो है कि आक्रमण होगा। देखो तुम सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? आक्रमण किस पर होगा पिताजी? कार्नेलिया पूछती है। सेलूकस कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना पर। वितस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं है। उसकी सेना जो है वितस्ता के इस पार आ चुकी है
अब युद्ध में ज्यादा देर नहीं है। कार्नेलिया, पिताजी उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी? वही तो भारत का राजा हुआ ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया, पिताजी आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था। पिताजी आप ही ने जब वो मरने वाला था तो मृत्यु के मुख से उसे बाहर निकाला था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी और उसी चंद्रगुप्त ने आपकी पुत्री की भी सम्मान की रक्षा की थी। फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी आपको याद नहीं है कि फिलिप्स मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार कर रहा था, अशिष्ट आचरण करने वाला था और चंद्रगुप्त जो है आकर के मेरे सम्मान की रक्षा किया था। सेल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइवर्टियस को दूत बनाकर समझाने के लिए भेजा था कि चंद्रगुप्त को समझाओ युद्ध नहीं होगा, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सेल्यूकस का कृतज्ञ हूं। उसने उत्तर दिया कि मैं सेल्यूकस का कृतज्ञ हूं तो भी क्षत्रिय हूं, उसके बाद क्षत्रिय भी तो हूं। रणदान जो भी मांगेगा उसे दूंगा, रणदान जो भी मांगेगा उसे दूंगा। युद्ध होना अनिवार्य है, युद्ध तो होगा ही। कार्नेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ नहीं कहती। सेल्यूकस प्यार से, तू रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाला का मैं वध करूंगा। सुवासनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध था। सेल्यूकस कहता है चुप रहो तुम। जब सुवासनी कहती है कि फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला और सुना था इन दोनों के बीच में कुछ व्यक्तिगत विरोध था, तो सेल्यूकस कहता है कि चुप रहो तुम। और उसके बाद कार्नेलिया से बोलता है, बेटी मैं चंद्रगुप्त को क्षत्रप बना दूंगा, उसे मारूंगा नहीं, बदला चुक जाएगा। जो हमारे पर उपकार किया है उसका बदला हम चुका देंगे, उसे मारेंगे नहीं, उसे क्षत्रप बना देंगे। मैं हत्यारा नहीं हूं, विजेता सेल्यूकस हूं, मैं हत्यारा थोड़ो हूं, मैं तो विजेता सेल्यूकस हूं, जीतूंगा, उसे क्षत्रप बना दूंगा। उसके बाद चला जाता है, प्रस्थान होता है। कार्नेलिया कहती है, कार्नेलिया दीर्घ निश्वास लेकर, लंबा एक सांस लेकर के बोलती है, रात अधिक हो गई है, चलो सो रहे हैं, चलो सोते हैं। सुवासनी, तुम कुछ गाना जानती हो? कार्नेलिया कहती है कि सुवासनी तुम्हें कुछ गाना वाना आता है, गाना जानती हो? सुवासनी कहती है, जानती थी पर भूल गई हूं। कोई वाद्य यंत्र तो आप न बजाती होंगी? अरे कोई वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है, क्या आप बजाना जानती हैं? आकाश की ओर देखकर, रजनी कितनी रहस्यों की रानी है, ये रात जो है न जाने कितने रहस्यों की रानी है, राजकुमारी है। कार्नेलिया, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी है। कार्नेलिया कहती है कि ये रात जो है मेरी स्वप्न देखने की सहचरी है, मदद करती है। सुवासनी गाने लगती है, गीत गाती है, सखे वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा, माधव सुमनों में गूथ रहा, तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, नैनों में मदिर विलास लिए उज्ज्वल आलोक खिला, हस्ती सी सुर भी सुधर रही, अलकों की मृदुल अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, मधु मंदिर सा यह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भीड़ घनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। यहाँ पर सुवासनी का गीत जो है समाप्त होता है
और नाटक का 10वां अंक यहाँ पर स्टार्ट होता है। 10वां अंक जो है युद्ध क्षेत्र का है, जहाँ युद्ध लड़ा जा रहा है। क्योंकि रात हो जाती है तो सब सो जाती हैं और वहाँ का दृश्य अब समाप्त होता है। अब दृश्य जो स्टार्ट होता है वो रण क्षेत्र का है, जिसके समीप चाणक्य और सिंहरण दिखाई देते हैं। चाणक्य बोलता है तो युद्ध आरंभ हो गया। चाणक्य बोलता है कि तो युद्ध आरंभ हो गया क्या? तो सिंहरण कहता है हाँ आर्य, प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है। प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है। यवन सेना थर्रा उठी है और यवनों की सेना जो है अब एकदम कांप रही है, थर्रा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। आप आज्ञा दीजिए मैं भी युद्ध में शामिल हो जाऊं, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उस समय आंबिक आक्रमण करे और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो और उसके बाद तुम चंद्रगुप्त का जगह ले लेना। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा और यवन स्कंधावार पर आक्रमण करने समझे। अब देखिए यहाँ पर चाणक्य की रणनीति क्या है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह विश्वास दिलाया है कि तुम्हारे साथ चाणक्य भी नहीं है और सिंहरण भी नहीं है और आंबिक नहीं है, तीनों नहीं है, तुम अकेले हो। उसको अकेला इसलिए फील कराया है कि वो पूरी ताकत झोंक दे उस युद्ध में, और जब पूरी ताकत झोंकने के बाद जब वो थक जाएगा तो ये तैयार है उसके सपोर्ट के लिए। लेकिन उसको जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद जब चंद्रगुप्त थकेगा तो उसकी जगह पर तुरंत सिंहरण पहुंच जाएगा, क्योंकि सिंहरण बिल्कुल चंद्रगुप्त की तरह ही लड़ता है, तो सिंहरण पहुंच जाएगा। आंबिक भी सेना लेकर पहुंचेगा, लेकिन पहले जो है वो चाह रहे हैं कि पहले चंद्रगुप्त लड़े कुछ देर तक, कुछ तो यवनों को, क्योंकि जब वो जानेगा कि मैं अकेला लड़ रहा हूं तो अपने सारा जिम्मेदारी अपने लेकर के लड़ेगा। तो ये चाणक्य की रणनीति है, कैसे युद्ध लड़ा है। उसके बाद सिंहरण चला जाता है। चर का प्रवेश, एक चर आता है। चर कहता है क्या आज्ञा है चाणक्य से। तो चाणक्य कहता है जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर आक्रमण को प्रेरित करना है। उसे जो है प्रधान शिविर की ओर पहुंचना और उसे आक्रमण की ओर प्रेरित करना कि वो तुम्हारे पर आक्रमण करे। अगर ऐसा करेगा तो चंद्रगुप्त की ओर ध्यान कम जाएगा उसका। इसे चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है और चंद्रगुप्त के पराक्रम में घी डालने का तुम काम करोगे, ठीक है। तो नहीं तो पूरी सेना अगर चंद्रगुप्त की ओर टूट पड़ेगी यवनों की तो शायद वो उसका मनोबल डाउन हो। तो इसीलिए तुम जो यवनों का जो शिविर है उस शिविर ओर जा करके कुछ सैनिकों को ललकारना कि वो आक्रमण करने के लिए प्रेरित हो। तो चंद्रगुप्त के पराक्रम में तुम घी डालने का काम करना, ये तुम्हारा काम है। चर कहता है जैसे आ गया, प्रस्थान करता है। दूसरे चर का प्रवेश, और दूसरा चर आता है तो वो बोलता है देव राक्षस प्रधान शिविर में है। राक्षस जो है वो जो है ग्रीकों के शिविर में है, प्रधान शिविर में है। चाणक्य जाओ ठीक है, सुहासिनी से मिलते रहो और सुहासिनी से मिलते रहना, चर को आदेश देता है। दोनों का प्रस्थान होता है। एक ओर से सेल्यूकस और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त। एक ओर से सेल्यूकस आता है, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त आता है। आमना सामना होता है। सेल्यूकस बोलता है चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूं कि हे चंद्रगुप्त तुम्हें राजपद की बधाई देता हूं कि तुम राजा बन गए। चंद्रगुप्त कहता है स्वागत है सेल्यूकस, अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते हैं, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है। कह रहा है कि अतिथि की तरह मैं तुम्हारी सेवा अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी हो रहे हैं, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है। पर ये जो क्षत्रिय धर्म है ना, ये बड़ा कठोर है। आर्य कृतज्ञ नहीं होते और आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूं यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए, और मैं प्रार्थना करता हूं कि यवन सेना है वो सेना बिना युद्ध किए ही लौट जाए तो अच्छा होगा। सेल्यूकस कहता है वाह,
तुम वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा। सेल्यूकस कहता है कि वाह तुम बहुत वीर हो, परंतु मुझे भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम ही को क्षत्रप बना दूं। कह रहा है कि चाहे तुम ही को क्षत्रप बना दूं, पर भारत विजय मुझे करना ही करना है। चंद्रगुप्त कहता है यही तो असंभव है, यही तो असंभव है, और जब तुम्हें भारत विजय करना ही है तो फिर युद्ध होगा ही। और रणवाद्य, रण के जो युद्ध के लिए जो एक वाद्य यंत्र बजता है वो बजता है और युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान होता है। आम्बिक के सैन्य सेना का प्रवेश होता है और युद्ध लड़ते लड़ते उन लोगों का जो है प्रस्थान हो जाता है, चले जाते हैं। तो आम्बिक जो है अपनी सेना लेकर के युद्ध में प्रवेश करता है। आम्बिक बोलता है मगध सेना का प्रत्यावर्तन करती है, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह कैसा भीषण युद्ध है, अभी ठहरे, अरे देखो कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लो वह भागी। ऐसे ऐसे अपना बोल रहे हैं कि लो यवन सेना अब डर गई, हट रही है पीछे, लो अब भागने लगी पीछे। तो इस प्रकार की आवाजें आम्बिक बताता है, मतलब सुना रहा है। तो चर का प्रवेश, तभी एक चर का वहां प्रवेश होता है और चर बोलता है आक्रमण कीजिए। आम्बिक से बोलता है कि आक्रमण कीजिए जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट न सके, जिससे सिंधु तक यह सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा है युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए, युद्ध में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, तो लड़िए। चर ने जो कहने का मतलब आम्बिक को लड़ने के लिए कहता है और उसके बाद चला जाता है। रण वाद्य बजता है, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश। अब यवन सेना जो है पीछे भाग रही है और लौट करके दूसरी ओर से फिर प्रवेश करती है। सेल्यूकस कहता है कौन है, कौन? प्रवंचक आम्बिक, कायर तुम? आम्बिक बोलता है हाँ सेल्यूकस, आम्बिक सदा प्रवंचक रहा हूं, लोग मुझे प्रवंचक ही कहें, देशद्रोही ही कहे हैं, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, सावधान हो जाओ। युद्ध सेल्यूकस को घायल करते हुए आम्बिक की मृत्यु। युद्ध में जो है सेल्यूकस को घायल कर देता है और घायल करते हुए आम्बिक की मृत्यु हो जाती है, खुद मर जाता है लेकिन सेल्यूकस को घायल कर देता है। यवन सेना का प्रस्थान हो जाता है, चली जाती है। सैनिकों के साथ कि सिंहरण का प्रवेश, सैनिकों के साथ जो है सिंहरण भी प्रवेश करता है और सम्राट चंद्रगुप्त की जय बोलता है। चंद्रगुप्त का प्रवेश, चंद्रगुप्त बोलता है भाई सिंहरण बड़े अवसर पर आए। सिंहरण हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले पर प्राण देने का महोत्सव पर वो नहीं छोड़ सकते। कह रहे हैं कि हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव मिले या न मिले पर प्राण देने का जो समय होता है उस समय उस महोत्सव पर्व में को वो नहीं छोड़ते, उसमें अवश्य वो शामिल होते हैं। और कोई महोत्सव हो तो वो चाहे मिले या न मिले, लेकिन प्राण देने वाला जो महोत्सव हो, जो युद्ध हो, रण क्षेत्र हो, वहां मालव हमेशा मिलते हैं, वहां साथ नहीं छोड़ते। आर्य चाणक्य ने कहा कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी। सिंहरण कहता है कि आर्य चाणक्य ने कहा है कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी, आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। आप जो है ग्रीक से जो यवनों की जो प्रधान शिविर है उधर जाइए। चंद्रगुप्त गुरुदेव ने यहां भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा क्या? गुरुदेव ने, मैं तो जानता था गुरुदेव ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और तुम भी, लेकिन गुरुदेव ने यहां भी मेरा ध्यान रखा है। मैं उनका अपराधी हूं, मैं उनके बारे में गलत समझ रहा था, इसलिए मैं उनका अपराधी हूं सिंहरण। उन्होंने तो मेरा यहां भी ध्यान नहीं छोड़ा है, ध्यान रखा है। सिंहरण कहता है मैं देख लूंगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी आता हूं। सेना महाबलाधिकृत सिंहरण की जय, सेना बोलती है। अब चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है, दूसरी ओर सिंहरण आदि का प्रस्थान भी होता है। अब ये दृश्य जो है 11वां है। इस दृश्य में जो है शिविर का एक अंश है, जो यवनों का जो शिविर है उस शिविर का एक अंग दिखाया गया है, एक हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश होता है। बड़ा चिंतित है और चिंतित भाव से राक्षस जो है उस शिविर में प्रवेश करता है। राक्षस बोलता है क्या होगा, आग लग गई है, बुझ न सकेगी तो मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ रहूंगा? क्या हम सब ओर से गए, क्या हम सभी ओर से चले गए? अब हमारा
कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, हम तो सभी ओर से गए। सुहासिनी प्रवेश करती है और बोलती है, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए तो सब ओर से गए, अभी समय है तुम सचेत हो जाओ। राक्षस कहता है, तुम कैसे सुहासिनी, तुम यहाँ कैसे? सुहासिनी, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है, चलोगे? अब उपाय क्या है? कोई उपाय है तुम्हारे पास तो कर लो, अगर उपाय नहीं है तो फिर चलोगे मेरे साथ? राक्षस, कहाँ सुहासिनी, कहाँ चलेंगे? इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूं? राक्षस कहता है कि इधर खाई हो गई, इधर से भी गया, यौन भी मारेंगे, और उधर अपना देश जो है द्रोही ही मानता है, तो कहाँ जाऊं? सुहासिनी कहती है, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूं। सुहासिनी कहती है कि मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूं। वह देखो रणबाद्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं है, यहां आक्रमण होने वाला है, मुझे बचाओ राक्षस। भय का अभिनय करती है, झूठे डरने का नाटक करती है। राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। राक्षस कहता है कि मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता, चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, और इसलिए चंद्रगुप्त के हाथों अपना प्राण दे देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको मैं क्या करूं? इधर उधर देखता है, रण कोलाहल होता है, कह रहा है कि मैं चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाऊं, इसमें मेरा कल्याण है, लेकिन तुम्हें कैसे बचाऊं? सुहासिनी कहती है कि बचाओ, तो राक्षस कहता है निश्वास लेकर, अदृष्ट देव प्रतिकूल हैं, चलो सुहासिनी। दोनों का प्रस्थान होता है और एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश, अकेले जो है कार्नेलिया प्रवेश करती है, और युद्ध का जो है ध्वनि रण शब्द सुनाई देता है। कार्नेलिया कहती है, यह क्या, पराजय न हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? यानी वो कह रहे कि अगर उधर वो पराजय नहीं हुई होती यवनों की, तो हमारे शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिक भी प्राण देना जानती है। कह रहे कि चिंता की कोई बात नहीं, यवनों की यानी ग्रीक की बालिका भी प्राण देना जानती है, अर्थात कार्नेलिया भी अपना प्राण देना जानती है, युद्ध लड़ना जानती है। आत्मसम्मान, ग्रीस का आत्मसम्मान जिए। कह रहे कि अपना आत्मसम्मान भी ग्रीक का ही आत्मसम्मान है, और छुरी निकालती है तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध नहीं। कहती है कि चलो अब तो छुरी निकाल ली है, अब मरने का समय है, मरना ही है, तो कह रहे अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध नहीं है, मरने के समय एक बार, अगर ये अंतिम समय है तो अंतिम समय में एक बार नाम लेने में कोई अपराध नहीं है, चलो नाम ले लेता हूँ। और वो बोलती है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का वो नाम लेती है अंतिम समय में, और तभी विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश हो जाता है। चंद्रगुप्त कहता है, यह क्या, छुरी ले लेता है, यह क्या राजकुमारी? कार्नेलिया, निर्दयी हो चंद्रगुप्त, तुम निर्दयी हो, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे, तुम तो मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे। सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना, जब सम्राट कोई बन जाता है तो उसकी आंखें जो है खून देखने की प्यासी हो जाती है, यही ना, और इसीलिए तुम मेरे पिता की हत्या कर दिए होगे। तो चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। और सैनिकों के बीच में सेल्यूकस का प्रवेश होता है, सैनिकों के बीच, सैनिकों के साथ सेल्यूकस भी प्रवेश करते हैं। कार्नेलिया हाथों से मुंह छिपाकर बोलती है, आह, विजेता सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। ये जो विजेता सेल्यूकस हैं, उनको भी आज चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सेल्यूकस कहता है, हाँ बेटी, पराजित होना पड़ा। चंद्रगुप्त कहता है, यवन सम्राट आर्य कृतज्ञ नहीं होते। कह रहा है कि हे यवन सम्राट, चंद्रगुप्त कहता है कि हे यवन सम्राट, आर्य कभी कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था, आपको उस युद्ध से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपने सेना निवेश में आप हैं, मेरे बंदी नहीं, अब आप मेरे बंदी नहीं हैं, आप अपने सेना में निवेश कर चुके हैं, अब मैं जाता हूं। सेल्यूकस कहता है, इतनी महत्ता? चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान, कार्नेलिया उसे देखती रहती है। चंद्रगुप्त अपने सैनिकों के साथ चला जाता है और कार्नेलिया उसे देखती रह जाती है। अर्थात युद्ध से जो है सेल्यूकस को वो
मारता नहीं है युद्ध में, हरा करके पराजित करके उसे बंदी बना लेता है और बंदी बना करके उसे फिर उसके शिविर में वापस लौटा देता है। अब यहाँ 12वां दृश्य है। 12वें दृश्य में पथ में साइवर्टियस और मेगास्थनीज रास्ते में दोनों दिखाई दे रहे हैं। साइवर्टियस कहता है उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनी, समस्त ग्रीक शिविर बंदी हैं, यह उनके मणि चाणक्य की बाल है। मालव और तक्षशिला की सेना ही हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइवर्टियस, क्या चाणक्य? वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना? राक्षस ने यही तो कहा था कि वह चला गया था, तो फिर क्या वह झूठ बोल रहा है? चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर के चाणक्य नहीं गया था? क्या राक्षस झूठ बोला था? इसीलिए राक्षस डर रहा था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य तो मिल गए हैं, तो राक्षस अब यवन जो है राक्षस को छोड़ेंगे नहीं कि हमसे झूठ बोल रहा था, और इधर तो देशद्रोही है ही है। तो मेगास्थनीज कहता है सब षड्यंत्र में मिले थे। मेगास्थनीज कहता है इसकी राक्षस भी षड्यंत्र कर रहा था हम लोगों के साथ। शिविर को आरक्षित अवस्था में छोड़ बिना कहे सुहासिनी को लेकर खिसक गया, और शिविर को आरक्षित छोड़ करके और बिना बताए हम लोगों से सुहासिनी को लेकर के हमारे शिविर से चला गया। अभी भी न समझे? तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि वो षड्यंत्र रच रहा था? इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा है कि मुझे ऑटिंगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। सेल्यूकस का तभी सेल्यूकस का प्रवेश होता है। सेल्यूकस कहता है क्या ऑटिगोनस? मेगास्थनीज कहता है हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री करना चाहते हैं। सेल्यूकस, तो क्या ग्रीक इतने कायर हैं? युद्ध होगा? साइवर्टियस, हम सबको मारना होगा। सेल्यूकस कहता है। मेगास्थनीज पत्र देकर उसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर ऑटिंगोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गवा देना चाहिए। कह रहा कि जो सीरिया है वो हम लोगों के कब्जे में है, कहीं वो भी उधर से न चला जाए, वो हमारा सुरक्षित साम्राज्य है, उसको हम लोग गवा न दें। तो सेल्यूकस कहता है, सेल्यूकस जो है पत्र पढ़कर विवाद से बोलता है, तो वे क्या चाहते हैं? तो फिर वे क्या चाहते हैं? मेगास्थनी, सम्राट संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है। सम्राट संधि करने के लिए चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, वो तो संधि कर लेगा, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। परंतु जो नियम है, संधि के जो नियम है वो बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश आर्यवर्त की नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। और भी सेल्यूकस कहता है, चुप क्यों हो गए? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हों, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मेगास्थनी, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया है। उसने कहा है सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव हैं वह मुझे भली भांति अवगत हैं। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसलिए यदि पूर्व में अस्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना ले। यदि पूर्व में अस्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना ले। सेल्यूकस, सो कैसे? ये कैसे हो सकता है? मेगास्थनी, राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करा दीजिए, वो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त बन जाएगा। अर्थात चाणक्य ने यह भिजवाया था कि ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना ले, अपना भाई बना ले। तो सेल्यूकस कहता है ये कैसे मैं उसे अपना बंधु बना लूं? तो मेगास्थनीज कहता है कि राजकुमारी कार्नेलिया का जो है सम्राट चंद्रगुप्त से विवाह करा दीजिए, बंधु बन जाएगा। सेल्यूकस कहता है अधम, सेल्यूकस कहता है अधम, नीच कहीं का, ग्रीक तुम इतने पतित हो गए। मेगास्थनी, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यवर्त की सम्राज्ञी भी तो कार्नेलिया ही होगी। मेगास्थनी कहता है क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कह रहा था कि आर्यवर्त की सम्राज्ञी भी तो कार्नेलिया ही होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त ही यहाँ का राजा है। साइवर्टियस बोलता है परंतु राजकुमारी की भी सम्मति चाहिए। साइवर्टियस कहता है कि केवल हम ही लोगों से नहीं होगा, क्या राजकुमारी इससे सहमत हैं? उनकी सहमति भी चाहिए।
तो सेल्यूकस कहता है असंभव, घोर अपमानजनक है ये। मेगास्थनीज कहता है मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट कुछ कहूं, अगर मैं क्षमा मुझे किया जाए तो मैं कुछ कहूं। राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पहले का भी परिचय है। कौन कह सकता है कि परिणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को न खींच चुका हो। सम्राट सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया। सेल्यूकस मेगास्थनीज, मैं यह जानता हूं कार्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी हैं कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है, फिर भी न जाने क्यों वह देखो आ रही है। तुम लोग हट जाओ। कार्नेलिया भी आती है। साइबेटियस और मेगास्थनीज वहाँ से चले जाते हैं। कार्नेलिया वहाँ पहुँचती है और कहती है पिताजी। सेल्यूकस बोलता है बेटी कार्नी, कार्नेलिया को कार्नी कहते हैं। कार्नेलिया बोलती है आप चिंतित क्यों हैं? सेल्यूकस बोलता है चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसी की चिंता है पुत्री। कार्नेलिया बोलती है क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है, क्यों आप उसे दंडित करना चाहते हैं? सेल्यूकस है, अभी बताना होगा कार्नेलिया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्नेलिया युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे पिताजी? युद्ध तो हो गया जो होना था, क्या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे पिताजी? विश्राम लीजिए, आराम करिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं है, उसे क्षमा कीजिए पिताजी। और घुटने टेकती है, घुटने पर बैठ जाती है। सेल्यूकस बनावटी क्रोध, झूठे बनावटी क्रोध कर रहा है और कार्नेलिया का टेस्ट भी ले रहा है कि उसका वो क्या सच में उससे प्रेम करती है, लगाव है, इसका भी परीक्षा हो जाएगा। तो बनावटी क्रोध से देखता हूं कि पिता का पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है, जो तुम्हारे पिता को पराजित कर दिया, हरा दिया, उस पर तुम्हारी बड़ी असीम अनुकंपा हो रही है। कार्नेलिया रोती हुई मैं स्वयं पराजित हूं, कहती है कि मैं स्वयं पराजित हूं, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर ले चलिए मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्यूकस कहता है, सेल्यूकस उसे गले लगाकर बोलता है तब मैं जान गया करनी, तू सखी हो बेटी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तू भारत की सम्राज्ञी होगी, अब तू भारत की सम्राज्ञी होगी, यानी भारत की तुम रानी होगी, तुम्हें भारत की सीमा से दूर जाने की जरूरत नहीं। कार्नेलिया कहती है पिताजी, और उसके बाद प्रस्थान हो जाता है। दंडायन का तपोवन ध्यानस्थ चाणक्य, दंडायन का तपोवन में है, वन है, और वहाँ जो है चाणक्य ध्यानस्थ हैं, ध्यान में हैं, और भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी वहाँ पर प्रवेश करते हैं। यानी दंडायन के तपोवन में चाणक्य जो है ध्यान में हैं, ध्यानस्थ हैं, और उसी बीच जो है डरे हुए भाव से, भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी वहाँ प्रवेश करते हैं। राक्षस चारों ओर आर्य सेना है, राक्षस बोलता है चारों ओर आर्य सेना है, कहीं से निकलने का उपाय नहीं है, क्या किया जाए? सुवासिनी बोलती है यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिपे रहेंगे। राक्षस बोलता है मैं देशद्रोही हूं, ब्राह्मण द्रोही बौद्ध, हृदय कांप रहा है, क्या होगा? राक्षस कहता है मैं देश के साथ, अपने देश के साथ विद्रोह किया है, मैं देशद्रोही हूं, इसलिए मेरा जो शरीर है वो कांप रही है। सुवासिनी आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे है। राक्षस कहता है तो चलो कहीं सामने देखकर। सुवासिनी वह देखो, वह कौन है? सुवासिनी देखकर यह आर्य चाणक्य हैं। राक्षस आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में क्या कर रहे हैं? सुवासिनी यही तो ब्राह्मण की महत्ता है राक्षस, यूं तो मूर्खों की निवृत्ति भी प्रवृत्ति मूलक होती है, देखो वह सूर्य रश्मियों का सा रास ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इनसे क्षमा मांग लूं। सुवासिनी कहती है बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने। देखो दोनों छिप जाते हैं और दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आंख खोलता हुआ बोलता है कितना गौरवमय आज का अरुणोदय है, सूर्योदय कितना गौरवमय है। भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूं, विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था, मुख्य वस्तु आज सामने आई है।
आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग है और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भंड उतार कर धर चुका? ठीक, तो प्रभात पवन के, अगर ऐसा है तो ठीक है, प्रभात पवन के साथ सब की सुख कामना शांति का आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हूं। और दूसरी ओर से झाड़ी में मौर्य दिखाई देता है। तो मौर्य बोल रहा है, ढोंग है, यह सब ढोंग है चाणक्य, ढोंग है। रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता है। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? मौर्य यानी चंद्रगुप्त के पिताजी हैं। वो कहते हैं कि तुम ढोंग कर रहे हो, रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु के खेल देखते देखते ये जीवन मेरा बीत गया है। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आंख मूंदने और खोल लेने का अभिनय भले ही करे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, असंभव है। अरे जैसे मेरा रक्त खोलने लगा है, जैसे मेरा रक्त खौल रहा है, हृदय में एक भयानक चेतना जाग रही है, एक अवज्ञा का अट्टहास प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी है। यह एक साधारण मनुष्य दुर्बल कंकाल विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़ग, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। कह रहा है कि यह दुबला सा कंकाल शरीर में कोई जान नहीं और पूरे विश्व को लड़ाए बैठा है। यानी चाणक्य के लिए कहता है, मैं इसके गले पर अपना तलवार रख देता हूं और देखता हूं कि यह प्राण भिक्षा मांगता है कि नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा नहीं, कह रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा हुई थी, उसकी आज्ञा का इसने पालन नहीं किया था, उसको माना ही नहीं था। नहीं, ब्राह्मण हत्या होगी। कह रहा है ऐसा नहीं करूंगा, ये तो ब्राह्मण हत्या हो जाएगी। तो फिर कहता है, हो मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। और छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। तभी सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका और सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश भी हो जाता है। चंद्रगुप्त कहता है आश्चर्य और क्रोध से, चंद्रगुप्त आश्चर्य में है और क्रोध से बोलता है, यह क्या पिताजी? सुहासिनी, बोलो बात क्या है? पिताजी को कहता है यह क्या पिताजी? और फिर सुहासिनी से बोलता है, सुहासिनी बोलो बात क्या है? सुहासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। और पिताजी आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरण आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त कहता है कि गुरुदेव प्रणाम, मैं चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं हूं, मैं न्याय करना चाहता हूं। मैं आपको क्षमा नहीं करना चाहता या पिताजी को क्षमा नहीं करना चाहता। यदि वो खड़ग उठाए हैं तो मैं न्याय करना चाहता हूं। बतलाइए, पूरा विवरण सुनाइए, क्या हुआ था, क्या घटना यहां घटी है। और पिताजी आप जो ये शस्त्र लिए हैं उसे रख दीजिए। सिंहरण की ओर आगे बढ़ता है। सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर बोलता है, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहां पिता और गुरु का संबंध है। कर सकोगे न्याय? कह रहा है कि न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहां पिता और गुरु का संबंध है। एक और तुम्हारे पिता हैं, एक और तुम्हारे गुरु। कर सकोगे? न्याय हो पाएगा? चंद्रगुप्त कहता है, पिताजी। मौर्य कहता है, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उदात्त ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता हूं। कर न सका, इसका दुख है। इसका मैं वध न कर सका, इसका मुझे दुख है। इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त कहता है, पिताजी, राज्य व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राण दंड होता है, और आपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य बोलता है, किंतु सम्राट, वह वध हुआ नहीं है, इसलिए अपराध नहीं हुआ। ब्राह्मण अभी जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए
न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। कह रहा है कि न्याय के लिए मैं प्रार्थना करूं या न करूं ये मेरे इच्छा पर निर्भर कर रहा है। चंद्रगुप्त जननी यानी चंद्रगुप्त की माता कहती है आर्य चाणक्य। चाणक्य बोलता है ठहरो देवी, और चंद्रगुप्त से बोलता है मैं प्रसन्न हूं, बस यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूं कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राजा तो न्याय कर सकता है लेकिन मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। अब मुझे विश्वास हो गया तुम न्याय कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक और पिता और एक और तुम्हारे गुरु हैं और फिर भी तुम न्याय करने के लिए तत्पर हो, तो मुझे विश्वास हो गया तुम राज्य कार्य अच्छे से चला सकते हो। राक्षस बोलता है, राक्षस का प्रवेश होता है और राक्षस बोलता है कि आर्य चाणक्य आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट आपकी जय हो। चाणक्य सम्राट मुझे आज का अधिकार मिलेगा। चाणक्य बोलते हैं चंद्रगुप्त से कि चंद्रगुप्त सम्राट मुझे आज का अधिकार मिलेगा, आज मुझे कुछ करने का अधिकार मिलेगा। चंद्रगुप्त कहता है आज वही होगा गुरुदेव जो आपकी आज्ञा होगी। चाणक्य बोलता है मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो गया। सम्राट सेल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। सम्राट सेल्यूकस इधर आ ही रहे होंगे, उससे पहले हम सबका अपना विवाद मिटा देना चाहिए, हम सबको एक हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। देखिए चाणक्य को सब पता है कि सेल्यूकस आएगा, क्योंकि उसने रणनीति ऐसी की है कि सेल्यूकस अपनी पुत्री के विवाह के लिए चंद्रगुप्त के पास आएंगे ही आएंगे, तो उसे पता है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि जैसी आज्ञा। चाणक्य आर्य सक्टार के भावी जमात अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूं। चाणक्य कहते हैं कि आर्य सक्टार के भावी जमात अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूं। राक्षस सुवासिनी को सुखी रखना, और कहते हैं हे राक्षस तुम सुवासिनी को सुखी रखना और इस राज्य का मंत्री तुम हो। अब मैं अपना मंत्रित्व यानी मंत्री का पद छोड़ता हूं, चाणक्य कहते हैं। सुवासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य चंद्रगुप्त के जो पिता हैं मौर्य कहते हैं और मेरा दंड, कहते हैं कि और मेरा दंड का क्या हुआ। आर्य चाणक्य कहते हैं मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब। मौर्य कहते हैं कि आर्य चाणक्य मेरे दंड का क्या हुआ, यदि मैं क्षमा जो आपने क्षमा किया अगर मैं उसे ग्रहण ही न करूं तब आत्महत्या करूंगा। चाणक्य कहते हैं मौर्य तुम्हारा पुत्र आज आर्यवर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो बताओ। तुम्हारे पुत्र को मैंने पूरे आर्यवर्त का सम्राट बना दिया और तुम कौन सा सुख देखना चाहते हो। तुम इसे ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हारा अवसर मिलेगा। वश चंद्रगुप्त शस्त्र दो, आमत्य रक्षा करो। मौर्य शस्त्र फेंक देता है और चंद्रगुप्त शस्त्र देता है। राक्षस सविनय ग्रहण करता है, यानी राक्षस को जो है शस्त्र चंद्रगुप्त अपना दे देता है और मंत्री बना लेता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय बोलते हैं और उसी समय प्रतिहार का प्रवेश होता है। प्रतिहार बोलता है कि सम्राट सेल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं, कि प्रतिहार इस सूचना देता है कि जो सम्राट सेल्यूकस हैं वो अपने शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य बोलता है उनकी अभ्यर्थना राज मंदिर में ही होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। कह रहे हैं कि उनका जो स्वागत है, अभ्यर्थना है, वो राज मंदिर में होगा, यहाँ तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त कहता है आर्य आप उस समय न उपस्थित रहेंगे। चंद्रगुप्त बोलता है कि आर्य आप उस समय उपस्थित नहीं रहेंगे। तो चाणक्य बोलता है देखा जाएगा, और सभी का प्रस्थान हो जाता है। यहाँ से 14वां दृश्य है राजसभा का। चंद्रगुप्त राजा है और उसके राजसभा का यह दृश्य है। इस दृश्य में एक ओर से पूरे परिवार के साथ चंद्रगुप्त आ रहे हैं
एक ओर से पूरे परिवार के साथ चंद्रगुप्त हैं और दूसरी ओर साइवर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश होता है और सभी लोग जो है एक साथ बैठ जाते हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं। उसी राजसभा का ये दृश्य है। चंद्रगुप्त कहता है, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। सेल्यूकस कहता है कि विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है आपका। तो सेल्यूकस कहता है, सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं हूँ। विजेता से अधिक भी नहीं, विजित से अधिक भी नहीं। मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। मैं संधि के लिए आया हूँ, सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त बोलता है, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके हैं, अब हृदय का विनिमय कर लेंगे, कोई बात नहीं है। सेल्यूकस कहता, हाँ हाँ कहिए। चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी स्वागत है। यानी कार्नेलिया के लिए कहता है चंद्रगुप्त कि राजकुमारी स्वागत है। मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सेल्यूकस कहता है, हाँ कार्नी। सेल्यूकस अपनी पुत्री कार्नेलिया को कहता है कार्नी। तो सेल्यूकस कह रहा है, हाँ कार्नी। चंद्रगुप्त उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया बोलती है, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त बोलता है, अनुग्रहित हुआ। फिर सेल्यूकस से बोलता है, औटिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएंगी। हेरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यवर्त प्रस्तुत है। चंद्रगुप्त कहता है कि हमारी सेना आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपका जो है युद्ध औटिगोनस से होने वाला है, तो उस युद्ध में जो है हमारी सेना, भारतवर्ष की जो सेना है आर्यवर्त की, वो आपकी मदद करेगी। सेल्यूकस कहता है कि इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के संबंध में बंधेंगे। कह रहा है कि हे सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग एक दृढ़ मजबूत मैत्री मित्रता के बंधन में बंधेंगे। प्रत्येक का दुख सुख दोनों का होगा, प्रत्येक का दुख सुख हम दोनों का होगा। आपका दुख मेरा भी दुख होगा और आपका सुख मेरा सुख होगा और मेरा दुख आपका दुख होगा, यानी हम दोनों का दुख सुख दोनों के लिए होगा। किंतु अभिलाषा मन में रह जाएगी, किंतु अभिलाषा कुछ इच्छा जो है मन में रह जाएगी। चाणक्य कहता है, वह क्या? सेल्यूकस कहता है, उस बद्धी सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। कह रहे हैं कि अभिलाषा यही थी कि इस आर्य साम्राज्य के जो महामंत्री चाणक्य हैं उनको देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं कि उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। चाणक्य कहते हैं, अब वो मंत्री नहीं रहे, यानी कह रहे हैं कि अब मंत्री मैं नहीं रहा, मैं अब विरक्त होकर अब इससे दूर होना चाहता हूँ राजनीति से और शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय कर लिया हूँ। यहाँ मिस्टेक से चाणक्य हो गया है, ठीक है, यहाँ चंद्रगुप्त होना चाहिए। तो आप लोग कर लेंगे कि जैसे ऊपर आप देख रहे हैं चाणक्य है तो वहाँ चंद्रगुप्त होगा। तो चंद्रगुप्त पूछता है कि क्या इच्छा रह गई है, तो सेल्यूकस कहता है फिर ये चाणक्य की बात नहीं है, चंद्रगुप्त की बात है। चंद्रगुप्त भी कहता है कि उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। तभी अचानक जो है चाणक्य का प्रवेश हो जाता है। अभ्युत्थान देखकर प्रणाम करते हैं, यानी चाणक्य का अब प्रवेश होता है। ये ऊपर जो भी चाणक्य लिखा हुआ है ये चंद्रगुप्त का कथन है, ठीक है। चलिए, सेल्यूकस कहता है, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चाणक्य बोलता है, सुखी रहो सेल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है। हम सबकी कल्याण करते हैं, सबकी कामना, कल्याण कामना, इच्छाओं की
पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, और कोई कार्य नहीं है हमें जिससे अभ्यर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। आज का ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये दृश्य देखकर मुझे लग रहा है कि अब मैं संसार से अलग हो जाऊं और एकदम लंबे विश्राम के लिए चला जाऊं, अर्थात अब मैं लगता है सुखीपूर्वक जीवन बिता सकूंगा। सेल्यूकस कहता है और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। सेल्यूकस कहता है कि और मैं यहाँ संधि करके अपने देश लौट जाना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। तो चाणक्य कहता है किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। चाणक्य कहता है किंतु जो संधि पत्र है वो स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। स्वार्थ अगर पूर्ति किया जाए, स्वार्थ की इच्छा रखी जाए, स्वार्थ पूर्ति के लिए देखा जाए तो उससे प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। ये जो हस्ताक्षर होते हैं वो तलवारों को रोक नहीं पाएंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, तुम दोनों सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतः दो बालुका पूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। अर्थात चाणक्य कह रहे हैं केवल संधि पत्र से जो है जो संधि पत्र है वो जो है केवल उसके वजह से मित्रता जो है प्रबल नहीं हो पाएगी। अगर मित्रता को प्रबल बनाना है तो कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये मित्रता बनी रहे हमेशा के लिए, कभी युद्ध हो ही ना। तो इसके लिए चाणक्य जो है कुछ संकेत करना चाह रहे हैं, अर्थात कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का परिणय कराने की बात सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं चाणक्य। तो सेल्यूकस कहता है सो कैसे हो सकता है। तो चाणक्य कहते हैं कि ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ। चाणक्य कहते हैं कि ग्रीस की गौरव आपकी पुत्री लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ। यह ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस कहता है मैं तो इससे प्रसन्न ही होऊंगा यदि ऐसा हो तो। सेल्यूकस कहता है कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हूँ इस बात से यदि ऐसा हो जाए तो चाणक्य कहता है यदि का काम नहीं है, मैं जानता हूँ इसमें दोनों प्रसन्न हैं और दोनों सुखी होंगे। सेल्यूकस कहता है कार्नेलिया की ओर देखता है और वो सलज्ज सिर झुका लेती है। सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री कार्नेलिया की ओर देखता है तो वो जो है लज्जा के साथ जो है सिर झुका लेती है। और तब सेल्यूकस बोलता है तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त, और दोनों को बुलाता है और दोनों ही सेल्यूकस के पास जाते हैं। सेल्यूकस उनका हाथ मिलाता है और फूलों की वर्षा होती है, जय जय की ध्वनि होती है। चाणक्य जो है मौर्य का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर कहते हैं चलो अब हम लोग चले, अब हमारा कोई काम नहीं है यहाँ। मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का हाथ पकड़ करके चाणक्य कहते हैं चलो अब हम लोग चले यहाँ से।